Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students, and welcome to our online biology classes. I'm your teacher Sadia Saqib. Our today's topic is disorders related to the human digestive system and food habits. In our previous lessons, we have discussed in detail about the anatomy and physiology of the human digestive system. But today we will discuss about some disorders related to the human digestive system. So let's get started our today's topic. One by one हम कुछ disorders को discuss करेंगे जो human digestive system से related observe किए गए हैं. So first of all we will discuss about the ulcer. Ulcer का literal meaning है sores or wounds. Now these sores or ulcer can be formed in the stomach or in the duodenum, which is the first part of the small intestine. यानी ulcer stomach में भी हो सकता है और duodenum में भी हो सकता है. Etiology means the medical study of the causation of the disease, right? जब हम किसी disease को study करते हैं और उसके causative agents के बारे में study करते हैं तो that is called as etiology. Peptic ulcer is a condition in which the stomach acids digest the mucosal lining of the GIT itself. Stomach की जो innermost layer है that is called as mucosa. Mucosa is itself covered with the mucus secreting cells. Mucus एक thick viscous सिक्रीशन है जो स्टमक की इनर वॉल को प्रोटेक्ट कर रही है फ्रॉम द हाइड्रोक्लोरिक एसिड और गैस्ट्रिक एसिड एंड द एक्टिव पेप्सिन एंजाइम, राइट. लेकिन समटाइम्स ऐसा होता है कि ये म्यूकस लेयर डैमेज हो जाती है एसिड्स के एक्शन की वजह से या कुछ पैथोजेनिक बैक्टीरिया की वजह से या पेप्सिन एंजाइम की वजह से, तो उसकी वजह से जो म्यूकोसल लाइनिंग है वो एक्सपोज हो जाती है और उसमें सोर्स बन जाते हैं. दैट इज कॉल्ड एज पेप्टिक अल्सर. हेलिकोबैक्टर पाइलोराई, इट्स अ पैथोजेनिक बैक्टीरिया. इट इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर इन द पेप्टिक अल्सर डिजीज, यानी ये इस डिजीज को कॉज करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है, accounting for the 90% of duodenal ulcer and 70% of the gastric ulcer. अल्सर जो स्टमक में हो रहा है that is also called as gastric ulcer, और duodenum में जो अल्सर कॉज होता है that is called as duodenal ulcer. और इन दोनों अल्सर्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉजेटिव एजेंट हेलिकोबैक्टर पाइलोराई एक पैथोजेनिक बैक्टीरियम है. Aspirin, acetyl salicylic acid, and other non-steroidal anti-inflammatory agents are an important etiologic factor. Anti-inflammatory agents वो होते हैं जो बॉडी में डिफरेंट इंटरनली और एक्सटर्नली जो इन्फ्लेमेशंस कॉज हो जाती हैं, समटाइम्स इन्फेक्शंस कॉज हो जाते हैं, फीवर्स हो जाते हैं, तो उनको कंट्रोल करने के लिए कुछ मेडिसिन यूज की जाती हैं, तो उनको हम इन्फ्लेमेटरी एंटी इन्फ्लेमेटरी एजेंट्स का नाम देते हैं. एंड एस्प्रिन इज द मोस्ट कॉमन ऑफ देम. तो ये भी अल्सर कॉज कर सकती है अगर इसका एक्सेसिव यूज किया जाएगा तो. पेप्टिक अल्सर रन इन फैमिली, सो समटाइम्स इट इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज हेरिडिटरी डिजीज, राइट. समटाइम्स ऐसा होता है कि जेनेटिक डिसऑर्डर की वजह से भी पेप्टिक अल्सर कॉज हो जाता है, तो हम इसको समटाइम्स हेरिडिटरी डिजीज भी कंसिडर कर लेते हैं. Prevention, how we can prevent the ulcers: smoking, aspirin, excess intake of coffee and tea, alcohol, and missing the meals are the aggravating factors, so they should be avoided. यानी ये सब factors जो हमने अभी यहाँ पे mention किए हैं, smoking की वजह से, aspirin के excessive uptake की वजह से, excess intake of coffee and tea, alcohol, और sometimes skipping the meals, they can cause the ulcers, so they should be avoided. अगर इनको prevent किया जाए, avoid किया जाए, तो ulcer से काफ़ी हद तक हम अपने आप को बचा सकते हैं. देन इफ समवन गेट अल्सर, अगर किसी को ये डिजीज हो जाती है तो फिर इसका ट्रीटमेंट किस तरह से किया जाता है. सो व्हाट इज द ट्रीटमेंट? द रिलीविंग फैक्टर्स ऑफ अल्सर आर एंटासिड एंड मिल्क. एंटासिड, दीज आर द मेडिसिन. ऐसी मेडिसिन इस्तेमाल की जाती हैं जो स्टमक में गैस्ट्रिक सिक्रीशंस को या जो उसके अंदर एसिडिक सिक्रीशन है उसकी कंसंट्रेशन को रिड्यूस करते हैं ताकि वो फर्दर म्यूकोसल लाइनिंग को डैमेज ना कर सके. और उसके अलावा स्टमक अल्सर्स के केस में मिल्क बहुत यूजफुल फैक्टर है. मिल्क ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है, कंज्यूम किया जाता है, तो ये अल्सर को रिड्यूस करने में हेल्प करता है. वॉमिटिंग रिलीव्स द पेन इन द गैस्ट्रिक अल्सर एंड इनटेक ऑफ फूड रिलीव्स पेन इन द ड्यूरिनल अल्सर. मेडिसिन फॉर एसिड सप्रेशन आर यूज्ड टू ट्रीट द अल्सर, यानी ऐसी मेडिसिन जो एसिड की एक्सेसिव सिक्रीशन को रिड्यूस करती हैं, उसको सप्रेस करती हैं, डिक्रीज करती हैं, वो इस्तेमाल की जाती हैं ताकि अल्सर को ट्रीट किया जा सके और मिनिमाइज किया जा सके. Then another disorder observed with the human digestive system, that is the food poisoning. और food poisoning काफ़ी common disorder है, काफ़ी common disease है. Symptoms include diarrhea, vomiting and abdominal pain, right. डायरिया हो जाता है, वॉमिटिंग कॉज होती है, समटाइम्स नोजिया फील होता है, और एब्डोमिनल पेन और क्रैम्प्स, दे आर ऑब्जर्व्ड इन केस ऑफ फूड पॉइजनिंग. एटियोलॉजी, इट इज एन इलनेस कॉज्ड फ्रॉम indigestion of food containing toxic substances produced by bacteria Salmonella and Campylobacter,
right? Salmonella and Campylobacter, these are basically the pathogenic bacteria. और ये पैथोजेनिक बैक्टीरिया अपने टॉक्सिन्स, पॉइजनस, हार्मफुल मटेरियल्स फूड में रिलीज कर देते हैं और वो फूड को कंटेमिनेट कर देते हैं. एंड व्हेन सच कंटेमिनेटेड फूड इज कंज्यूम्ड बाय द human body or consumed by us, so it can cause food poisoning. Prevention, how we can prevent food poisoning? Basic hygiene should be followed. सफाई का खास ख्याल रखना चाहिए. अगर हाइजीन को फॉलो किया जाएगा तो फूड पॉइजनिंग को हम काफ़ी हद तक अवॉइड कर सकते हैं. अवॉइड अनबॉइल्ड अनबॉटल्ड वाटर, आइस क्यूब्स, सैलेड्स एंड पील्स ऑन द फ्रूट्स. यानी फ्रूट्स को, वेजिटेबल्स को बहुत अच्छी तरह से वॉश करके और पील ऑफ करके यूज़ करना चाहिए, तो हम फूड पॉइजनिंग को प्रिवेंट कर सकते हैं. कंज्यूम फ्रेशली प्रिपेयर्ड हॉट फूड और थॉरोली रीवॉर्म्ड फूड, राइट. यानी फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये है कि जो फ्रेशली प्रिपेयर्ड हॉट फूड है उसको कंज्यूम करना चाहिए, ताज़ा खाना इस्तेमाल करना चाहिए, या फिर अच्छी तरह से वार्म फूड को इस्तेमाल करना चाहिए. फ्रोजन फूड्स को अवॉइड करना चाहिए, बिकॉज समटाइम्स ये भी ऑब्जर्व किया गया है कि फ्रोजन फूड्स के बहुत ज़्यादा एक्सेसिव इस्तेमाल की वजह से, कंजम्पशन की वजह से भी फूड पॉइजनिंग कॉज हो जाती है. How it can be treated? Soft, easily digested diets such as soup, fruit drinks, tea and cold drinks are preferred. Oral rehydration salt, ORS, is given. Anti-diarrheal agents such as lepramide and antibiotics are prescribed. तो ये कुछ मेडिसिन हैं जो यूज की जाती हैं फूड पॉइजनिंग के ट्रीटमेंट के लिए. Then dyspepsia, incomplete or imperfect digestion is called as dyspepsia. यानी फूड की डाइजेशन का प्रोसेस प्रॉपरली कंप्लीट नहीं हो पाता, so that is called as incomplete or imperfect digestion. It is called as dyspepsia. Its etiology is it may occur due to excessive acidity in the stomach or faulty function of the stomach and intestine or insufficient quantity and quality of the bile secretion. यानी इसकी अब रीजन ये भी हो सकती है कि स्टमक में जो गैस्ट्रिक सिक्रीशंस हैं वो प्रॉपर कंसंट्रेशन में, जितनी रिक्वायर्ड कंसंट्रेशन है उसके अकॉर्डिंगली सिक्रीट नहीं हो पा रही हैं, या जो लिवर की सिक्रीशन दैट इज कॉल्ड एज बाइल व्हिच इज इंपॉर्टेंट फॉर द इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स, उसकी क्वांटिटी और क्वालिटी दैट इज नॉट सफिशिएंट, तो दे कैन कॉज द imperfect or incomplete digestion of the food. How it can be prevented? Foods which worsen the symptoms should be avoided. Worsens the symptoms mean जो यानी इसको ज्यादा enhance कर देते हैं, symptoms को, disease को ज्यादा enhance कर देते हैं, तो they should be avoided. Stop smoking, weight reduction, small meals, avoid alcohol, tea, fatty food, heavy lifting, bending, especially after the meals, and late night meals to reduce reflex during sleep. So these should be avoided. How it can be treated? Antibiotics to be given to treat the disease. Antibiotic medicines use की जाती हैं इसको treat करने के लिए. Drugs which decrease HCl production such as cimetidine should be used, or stop NSAID, non-steroidal anti-inflammatory drugs. For example, aspirin. Aspirin जो है वो digestive disorders को enhance करती है, इनके effect को enhance करती है, तो इसको reduce करना चाहिए. Then obesity. Obesity means excessive accumulation of fat in the body or abnormal amount of fat in the body. It is called as obesity, and the person is said to be obese. यानी एक्स्ट्रा फैट्स बॉडी में एक्यूमुलेट हो जाते हैं, डिपॉजिट हो जाते हैं, तो इसको हम ओबेसिटी का नाम देते हैं. एक्सेसिव इनटेक ऑफ फूड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ओबेसिटी. जो इसकी कॉमन कॉज है वो यही है कि फूड बहुत ज़्यादा कंज्यूम की जाती है, यानी ह्यूमन या कोई पर्सन अपनी ज़रूरत से बहुत ज़्यादा फूड कंज्यूम करता है, तो डेफिनेटली जो एक्स्ट्रा फूड है वो बॉडी में फैट्स की फॉर्म में स्टोर हो जाती है, एंड इट कॉजेज द ओबेसिटी. इमोशनल डिस्टर्बेंस, इनहेरिटेड टेंडेंसी टू ओबेसिटी, थायराइड, पिट्यूटरी and adrenal gland disorders etc. can also cause obesity. First reason, the most important reason, is the excessive intake of the food, जिसकी वजह से obesity cause हो रही है. But sometimes emotional disturbances, इमोशनली एक पर्सन डिस्टर्ब है तो उसमें जो हार्मोनल सिक्रेशंस हैं जो बॉडी के मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट कर रही हैं वो डिस्टर्ब हो जाती हैं, एंड समटाइम्स दे आर आल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉजिंग ओबेसिटी. यानी फूड की प्रॉपर डाइजेशन नहीं हो पाती है, मेटाबॉलिज्म नहीं हो पाता, तो दैट आल्सो कॉजेज द ओबेसिटी. समटाइम्स कुछ लोगों में इनहेरिटेड टेंडेंसी होती है ओबेसिटी के लिए, यानी इवन दे आर नॉट ईटिंग टू मच, लेकिन फिर भी उनकी बॉडी जो है उसमें टेंडेंसी है टू स्टोर द फैट. So that is also the cause of the obesity. Sometimes malfunctioning of the thyroid and pituitary and adrenal glands. In glands की secretions properly secrete नहीं हो पा रही हैं, जिसकी वजह से body का overall metabolism disturb हो जाता है, and that can be the cause of the obesity. So how it can be prevented? Obesity को किस तरह से prevent किया जा सकता है? Diet control first of all, and regular exercise can control the obesity.
ओबिसिटी से रिलेटेड कुछ और डिसऑर्डर्स भी फिर हमने ऑब्जर्व किए हैं, डायबिटीज मेलिटस, कार्डियोवेस्कुलर डिसऑर्डर्स रिलेटेड टू द हार्ट, स्ट्रोक, heart attack, anemia, arthritis and many other disorders may result because of the obesity. यानी एक obesity की वजह से accumulation of excessive fats की वजह से बॉडी में और बहुत सारे disorders cause हो जाते हैं. It also decreases life expectancy. ठीक है, उसकी रीजन क्या है? क्योंकि ओबिसिटी की वजह से एक पर्सन जिसने बहुत ज्यादा वेट गेन कर लिया हुआ है, उसको हार्ट ट्रबल बहुत ज्यादा हो सकती है, उसको डायबिटीज की डिजीज हो सकती है, उसको स्ट्रोक हो सकता है, आर्थराइटिस का प्रॉब्लम हो सकता है. तो डेफिनेटली जो है लाइफ एक्सपेक्टेंसी वो भी रिड्यूस हो जाती है. Then another disorder related with the human digestive system, that is the bulimia nervosa. What are the symptoms? It is a neurotic disorder basically, and in slightly older girls. Slightly older girls mean we can say that the girls in the age between 20 and 30. राइट. तो इन गर्ल्स में हमें बुलिमिया नर्वोसा का डिसऑर्डर जो है वो ज्यादा कॉमनली नजर आता है. इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय बाउट्स ऑफ ओवर ईटिंग सच एज फ्राइड फूड और क्रीम केक्स. This overeating is followed immediately by self-induced vomiting, fasting, or purging can cause physical effects including serum electrolytes imbalance and infections to the body. Now, it is basically a neurotic disorder. It's a psychological problem. राइट. इस एज की गर्ल्स में, यानी स्लाइटली ओल्डर गर्ल्स में, यंग गर्ल्स में 20 to 30 की एज के दरमियान जो गर्ल्स होती हैं, इनमें ये एक साइकोलॉजिकल जो है फीलिंग डेवलप हो जाती है दैट दे आर गेनिंग द वेट, कि हमारा वेट बढ़ रहा है and we are getting overweight, so they try to reduce the weight. So उसके रिजल्ट में ये होता है कि sometimes वो बहुत कम खाना कंज्यूम कर रहे हैं, they are taking in very less amount of meal or food, but sometimes they are overeating such as fried food or cream cakes. समटाइम्स बहुत कम खाना खा रहे हैं और समटाइम्स बहुत ज्यादा ओवर ईट कर रहे हैं, लेकिन आफ्टर ओवर ईटिंग इज फॉलोड बाय इमीडिएटली बाय सेल्फ इंड्यूस्ड वॉमिटिंग, फास्टिंग और पर्जिंग. यानी ओवर ईटिंग तो कर लिए, लेकिन क्योंकि उनको न्यूरोटिक डिसऑर्डर है, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है, तो खाना खाने के बाद एक्सेसिव फूड अपटेक करने के बाद वो सेल्फ इंड्यूस्ड वॉमिटिंग करते हैं. उसके लिए कुछ मेडिसिन भी यूज करते हैं, फास्टिंग करते हैं, यानी एक दफा एक मील हैवी ले लिया है, बहुत ज्यादा खाना खा लिया और उसके बाद फिर बहुत लंबे टाइम के लिए, बहुत ज्यादा, एक दिन के लिए, 2 दिन के लिए जो फास्टिंग करेंगे ताकि अपनी बॉडी में जो खाना खाया उसको कंज्यूम कर सके. और पर्जिंग कैन कॉज फिजिकल इफेक्ट्स, लेकिन इसका नेगेटिव इफेक्ट ये होता है कि बॉडी का मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब हो जाता है और डेफिनेटली सीरम इलेक्ट्रोलाइट्स इम्बैलेंस एंड इन्फेक्शंस इन द बॉडी कैन बी कॉज्ड. सो ट्रीटमेंट, हाउ इट कैन बी ट्रीटेड? Treatment to bulimics is likely to be prolonged. The initial treatment is to overcome the effects of the weight loss and malnutrition. It is necessary to undertake treatment in the hospital अंडर स्ट्रिक्ट सुपरविजन. नाउ इस तरह के जो पेशेंट्स होते हैं जिनको हम बुलिमिक्स का नाम देते हैं, जो साइकोलॉजिकल इस तरह की फीलिंग्स को फेस कर रहे हैं या न्यूरोटिक डिसऑर्डर को फेस कर रहे हैं, इनको फिर हॉस्पिटल्स में स्ट्रिक्ट सुपरविजन में ट्रीटमेंट दिया जाता है. सबसे पहले तो ये है कि इनका जो वेट लॉस हो चुका है बहुत ज़्यादा एंड दे आर सफरिंग फ्रॉम एक्सट्रीम मैलन्यूट्रिशन. मैलन्यूट्रिशन यानी दे डोंट हैव सफिशिएंट न्यूट्रिएंट्स इन देयर बॉडी, जिन न्यूट्रिएंट्स की इनकी बॉडी को जरूरत है, दे आर लैकिंग, तो इनको वो प्रोवाइड किए जाते हैं बिकॉज दे आर रिफ्यूजिंग टू ईट. तो क्योंकि उनको साइकोलॉजिकल इशू है, वो खाना नहीं खा रहे हैं, तो दैट्स व्हाई दे नीड स्ट्रिक्ट सुपरविजन, ताकि उनकी मैल न्यूट्रिशन को और जो अंडर वेट हो चुके हैं वो उसको कंट्रोल किया जा सके. एंड डेफिनेटली इट टेक्स टाइम, काफी टाइम इसमें लग जाता है उनको नॉर्मल कंडीशन में वापस लाने के लिए. Then anorexia nervosa, it is the loss of appetite due to the fear of becoming obese. Almost तकरीबन उसी तरह की situation है जैसे कि अभी हमने bulimia nervosa में discuss की है. Such a feeling is common in the human females between the ages 12 and 21, usually just after the onset of the प्यूबर्टी. यानी स्लाइटली यंगर गर्ल्स में हमें ये डिसऑर्डर नजर आता है, और वो भी ह्यूमन फीमेल्स में एज कंपेयर टू द मेल्स. यानी यंग गर्ल्स दे आर सफरिंग फ्रॉम एनोरेक्सिया नर्वोसा मोर देन द यंग मेल्स. तो अब इसमें यूजुअली क्या होता है, जस्ट आफ्टर द ऑनसेट ऑफ द प्यूबर्टी. प्यूबर्टी इज द एज जिसमें बॉडी में इंटरनल ऑर्गन्स में काफी ज्यादा चेंजेस आ रही होती हैं और बहुत सारे हार्मोन्स चेंज हो रहे होते हैं. इंटरनल ऑर्गन सिस्टम्स की फंक्शनिंग जो है, फिजियोलॉजी और एनाटॉमी
एनाटमी चेंज हो रही होती है, तो दैट इज ऑल्सो कॉजिंग सम इफेक्ट ऑन द नर्वस सिस्टम। तो आप कह सकते हैं कि ये भी एक तरह का न्यूरोटिक डिसऑर्डर है, बट इन स्लाइटली यंगर गर्ल्स। So what are the symptoms? It includes a loss of appetite due to the fear of becoming obese. Yani these girls, they are refusing to eat. They don't want to eat because of the fear of becoming obese. They are thinking that if they will eat, they will become overweight or they will become obese. तो ये जो feeling इनके mind में develop हो जाती है, ये इनको खाना नहीं खाने देती, जिसकी वजह से definitely they will suffer from severe malnutrition और बहुत सारे nutrients जो body को चाहिए, these are the essential nutrients, they will not be supplied to the body, and that will cause serious infections and disorders in the body. The anorexic girls overestimate the size of her own body and so insist that she is overweight when in reality her weight has dropped to the dangerous level. राइट जो एनोरेक्सिक गर्ल्स होती हैं दे आर ओवर एस्टिमेटिंग द साइज ऑफ देयर बॉडीज, वो अपने वेट को ओवर एस्टिमेट कर रही हैं। नाउ अकॉर्डिंग टू देयर एज, अकॉर्डिंग टू द साइज ऑफ द बॉडी उनका वेट नॉर्मल है, बट दे आर थिंकिंग दैट दे आर ओवर वेट. That's why they are refusing to eat and they are suffering from the malnutrition. These girls are immature and unable to cope with the changes of the puberty. So जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि प्यूबर्टी में बहुत सारी बॉडी में इंटरनल चेंजेस आ रही हैं, हार्मोनल चेंजेस आ रही हैं, तो दे आर ऑल्सो कॉजिंग द इफेक्ट ऑन द नर्वस सिस्टम. तो साइकोटिक डिसऑर्डर है, फीलिंग्स जो है इस तरह की डेवलप हो जाती हैं कि दे आर फीलिंग इनसिक्योर अबाउट देयर वेट. Therapy, how we can treat? Psychiatric therapy is required to treat the anorexic girls because ये एक psychological disorder है, तो definitely psychiatric therapy is required. Such patients are sometimes fed intravenously as they refuse to eat. Because ये mouth के through food को ingest नहीं कर रहे हैं, they are refusing to eat. So sometimes इनके malnutrition को overcome करने के लिए और इनको nutrients, essential nutrients provide करने के लिए they are fed intravenously in the form of the injections. इनको nutrients इनकी बॉडी में सप्लाई किए जाते हैं ताकि इनकी बॉडी के जो नॉर्मल फंक्शंस हैं वो कंटिन्यू कर सकें. The recovery is usually slow, definitely it takes time क्योंकि इनको proper जो है वो psychiatric sittings दी जाती हैं, इनकी therapy की जाती है, तो definitely it takes time. It may take 2 to 4 years to recover fully, यानी इतना time लग सकता है, almost 2 to 4 years कि completely इनको जो है psychologically perfect किया जा सके और ये अपने जो puberty के challenges हैं उनको फेस कर सकें. सो दीज आर द सम डिसऑर्डर्स रिलेटेड टू द ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम. होपफुली आपको ये लेसन अच्छी तरह से क्लियर हो गया होगा. एंड दैट वाज द लास्ट टॉपिक ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम और द चैप्टर डाइजेशन फ्रॉम द फर्स्ट ईयर सिलेबस. Hopefully all of you are clear with this chapter now. So thank you for watching and listening.